हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम्स यू टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। देखो, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बारक का भी रिजल्ट आ चुका है ना। आपका बारक OCES का जो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एग्जाम हुआ था 8 और 9 अप्रैल को, ठीक है, और उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बारक ने ऑलमोस्ट फिजिक्स स्ट्रीम के अंदर 544 स्टूडेंट को क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। इसमें एक पहली बेसिस रही है गेट, मतलब जिनकी गेट एग्जाम के अंदर जो गेट स्कोर था 2023 वाले में या 2022 वाले के अंदर, अगर ये आपका स्कोर 650 से ऊपर था, ठीक है, तो आपको क्वालिफाई किया गया है, मतलब कट ऑफ रखी गई है। गेट बेसिस पे बात की जाए तो गेट की कट ऑफ आपकी 650 रही है, ठीक है। और बात की जाए रिटर्न एग्जाम की, तो रिटर्न एग्जाम की इन्होंने कट ऑफ रखी है 152, ठीक है। मतलब चाहे तो आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर 152 मार्क्स से ऊपर है या फिर गेट स्कोर आपका 650 से ऊपर है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो, ठीक है। और इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वर्थ इट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, कि तुम्हें स्लॉट बुकिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ठीक है। किन चीज़ों को लेके तुम्हें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना चीज़ों को लेके, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, लास्ट 2 टाइम से मैंने 12 के इंटरव्यू दिए थे, उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे इंटरव्यू के लिए वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम उनका एक्सेस कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कस होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात की जाए इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में पहला काफ़ी पॉइंट मैंने डिसाइड किए हैं, काफ़ी पॉइंट मैंने लिख लिए हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो जाए। इसके अंदर पहला पॉइंट अपना रहेगा बारक वर्सेज PhD वर्सेज CSI नेट। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तुम्हारा बारक का इंटरव्यू है ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद, और अभी ही PhD इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, PhD के इंटरव्यू चलेंगे, ठीक है, इस सेशन के लिए। और तुम्हारा नेट का एग्जाम भी ऑलमोस्ट 1 मंथ 10 डेज बाद तुम्हारा वो एग्जाम भी है, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूजन है कि इंटरव्यू पे ध्यान दिया जाए या फिर PhD की प्रिपरेशन करी जाए या फिर CSI नेट का एग्जाम दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का नेट क्वालिफाई है, ठीक है, न वो भी PhD कर रहे हैं, उनके सामने सिर्फ अभी 12 है, तो वो कन्फ्यूजन भी है। इस बार 544 स्टूडेंट को क्या किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है, बट हमेशा कितने को करते हैं, लास्ट ईयर किया था 225 को, उससे लास्ट ईयर किया था 295 को, ठीक है। तो इस बार ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो डबल से भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बारक के अंदर बढ़ी है उसकी बात करेंगे। विथ स्लॉट, कौन सा स्लॉट तुम्हें चूज करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, और उस स्लॉट की बुकिंग स्टार्ट कब होगी। पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट तुम्हें रिमेंबर रखने हैं इंटरव्यू देने जाओ उस टाइम, और अभी जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस टाइम। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, कौन से डॉक्यूमेंट की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अभी से तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं ताकि तुम्हें आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, कि तुम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट कौन से तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, उनके अंदर टॉपिक कौन से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, उसके बाद की पॉइंट्स की जो इतने पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से मेन पॉइंट क्या रहेंगे जो तुम्हें रिमेंबर रखने हैं, और बुक्स तुम्हें कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारा बारक इंटरव्यू के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो PhD इंटरव्यू के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को स्किप ना करें, इसको कंप्लीट देखें, और वो नोट्स की जो PDF है, जो इंटरव्यू नोट्स हैं या इंटरव्यू क्वेश्चन है, उनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करें बारक वर्सेज PhD वर्सेज CSI नेट। देखो, PhD तुम आज भी कर सकते हो, 6 महीने बाद भी कर सकते हो, नेट का एग्जाम तुम ये निकाल लोगे या फिर 6 महीने बाद वाला भी निकाल लोगे, बट बारक में साइंटिफिक ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी वो भी सिर्फ 25 और 35 डेज अभी तुम्हारे सामने है। उसके अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके साइंटिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम्हारा हर बार एग्जाम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुम थोड़ा फ्री हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर गए या गेट एग्जाम से क्वालिफाई कर गए, अब इंटरव्यू के लिए टाइम दे दोगे तो हो सकता है तुम साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक है। एक काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, पर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी, तुम काम करने लगोगे, तो तुम बारक के लिए ऐसे टाइम नहीं निकाल पाओगे कि कंप्लीट एक महीना बैठ के तुम सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैठ के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर बारक इंटरव्यू के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के तैयारी करो, ठीक है। 25 to 35 डेज तुम्हें मिलेंगे, उसके अंदर प्रत्येक दिन पूरी जी जान लगा के, पूरी मेहनत लगा के तैयारी करो, ठीक है। और
बारक पे ही फोकस रखो, मेन फोकस तुम्हारा बारक पे ही होना चाहिए कि हमें बारक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बिना ये सोचे निकलेगा नहीं निकलेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें, आई विल प्रिपेयर फॉर इट एंड आई विल क्रैक इट, बस। और इसके अंदर कंप्लीट चीजें डिपेंड करती है तुम्हारे इंटरव्यू पे। सिर्फ इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है, 60 to 70% आंसर तुमने सही दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन वहां हो जाएगा, ठीक है। और पहली बात ये, जो बारक के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो इंटरव्यू देने जरूर जाएं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा तो हो ही नहीं सकता, वो इंटरव्यू देने नहीं जाते। जरूर जाना चाहिए, वहाँ का एटमोसफियर आपको देख के आना चाहिए, ताकि तुम्हें रियलाइज हो बारक में आना क्यों इंपॉर्टेंट था, या बारक में साइंटिफिक ऑफिसर बन के आना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए नंबर ऑफ वैकेंसी, देखो पिछली बार वैकेंसी थी तुम्हारी 27 के अप्रोक्स, उससे पिछली बार थी 22 शायद, ठीक है। इस बार वैकेंसी ऑलमोस्ट तुम्हारे जो नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो तुम्हारी जो वैकेंसी है वो भी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए। तो इसके अंदर तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 50 या फिर 40 प्लस सीट इसके अंदर तुम्हें मिलनी चाहिए, तो काफ़ी हाई चांसेज है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कि तुम्हारी स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, तुम्हारी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी 29 अप्रैल से। 29 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक तुम्हारे स्लॉट बुक हो रहे होंगे। जब स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लो, वहाँ कंप्लीट तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। स्लॉट कब कब है, 23 मई से लेकर के 16 जून तक तुम्हारे स्लॉट हैं। इंटरव्यू तुम 23 मई से 16 जून तक तुम्हारे इंटरव्यू चलेंगे। पर ध्यान रखना ये ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए सारे स्लॉट खुले हैं, 23 मई से लेके 16 जून तक खुले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे 3 कमेटी होती है, ये भी याद रखना, 3 कमेटी होगी। और ये जो स्लॉट है ना 23 मई से लेके 16 जून तक, ये सबके लिए है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तुम्हारी बायोलॉजी जो है या फिर केमिस्ट्री है, जितनी भी स्ट्रीम के लिए 12 के इंटरव्यू लेता है उन सब के लिए ये स्लॉट है। मतलब इसके लिए मैं फिजिक्स की बात करूं तो तुम्हें स्पेसिफिक आई थिंक 10 डेज मिलने चाहिए। लाइक मतलब मान लो यहाँ पे हो गए तुम्हारे 30 मई से लेकर के 10 जून तक के स्लॉट खुले मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। जैसे तुम लॉगिन करोगे स्लॉट बुकिंग वाले दिन तुम्हें 10 डेज के स्लॉट मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें जाके क्या करना है, अपना स्लॉट बुक कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 23 मिलेगा 16 जून मिलेगा सारे मिलेंगे, नहीं, स्पेसिफिक स्लॉट मिलेंगे और ऑलमोस्ट 10 स्लॉट होने चाहिए 30 से लेकर के 10 जून तक। एग्जांपल के लिए मान लो उनमें से तुम्हें कोई भी एक स्लॉट बुक करना है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए स्लॉट कौन सा बुक करना है, स्टार्टिंग वाले 1 से 2 दिन बुक मत करो, एंड वाले 1 से 2 दिन बुक मत करो, ठीक है। बाकी बीच में तुम कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो। या फिर तुम क्या लेट हो जाते हो स्लॉट बुकिंग करने में, किसी कारणवश से तुम्हारा स्लॉट बुक नहीं हो पाता, तो स्टार्टिंग या लास्ट में मिलता है, तो उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट डेज इंटरव्यू दिए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने पहले दिन इंटरव्यू दिए हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यू परफॉर्मेंस से, ठीक है, ना कि स्लॉट कौन सा था उस पर। तो ये तुम्हारी जो स्लॉट बुकिंग है वो बीआरसी की जो वेबसाइट है BARC OCES DGFS, उसके ऊपर 29 अप्रैल से 8 मई तक रहेगी। और तुम्हें इसके अंदर बात की जाए कि डेट क्या है इंटरव्यूज की, तो 23 मई से लेके 16 जून तक है। ये टेंटेटिव है, ठीक है, हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, पर ये आगे पीछे नहीं होगी क्योंकि अब तो रिजल्ट वगैरह सब आ चुका है, तो अब आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें पॉइंट टू रिमेंबर, क्या पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं इंटरव्यू की तैयारी करते टाइम। पहला, कॉन्फिडेंस। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में तुम परफॉर्म कब कर पाओगे, जब तुम कॉन्फिडेंट होगे। वहां पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है, पर तुम वहां जवाब नहीं दे पाओगे, बिकॉज लो ऑफ कॉन्फिडेंस, कि तुम्हारा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें, वो दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम इस हालत में नहीं होगे कि उन्हें कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाओ। फिर तुम्हारी हालत ये होगी कि सर इंटरव्यू लेना है, मतलब चाहे सिलेक्शन मत कीजिए पर मुझे रूम से बाहर जाने दीजिए, ये हालत हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे। तो अपने रूम में आज ही एक ब्लैक बोर्ड लगा लो। अगर ऑफलाइन किसी के पास तैयारी कर रहे हो तुम इंटरव्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है, वहाँ पे जाके मॉक इंटरव्यू दो। अगर ऑफलाइन तैयारी नहीं कर रहे हो तो अपने रूम के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लगा लो, ठीक है, और दिन के अंदर उसमें से 6-7 घंटे जितना तुम पढ़ते हो पढ़ो, बाकी 3 से 4 घंटे उस ब्लैक बोर्ड पे लगाओ। लाइक कि जब तुम बुक पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, इस जगह से ये क्वेश्चन उठ सकता है, इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ तुम आंसर करने की ट्राई करो ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि वहां भी तुम्हें BRC के इंटरव्यू के अंदर भी जाके आंसर तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे ही देने हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। एक यू कैन यू विल, अभी होगा क्या, अभी 544 स्टूडेंट है, सभी इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, पर एंड आते तक इंटरव्यू आते तक
544 में से 100 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो ये सोच के जा रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे होपलेस हो जाते हैं, मेहनत इतनी करते नहीं, ठीक है, इतना सीरियस इंटरव्यू को लेकर रहते नहीं, तो लास्ट तक आते आते उनका कॉन्फिडेंस अपने आप से ही जीरो चला जाता है। वो कॉन्फिडेंस जीरो नहीं करना है, हमेशा एक होप बनाए रखनी है, सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि भाई सिलेक्शन हुआ है। ऐसा बच्चा जिसकी जेआरएफ के अंदर भी टॉप 20 में रैंक थी, गैट में टॉप 20 में रैंक थी, वो सिलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं है लाइफ के अंदर, सिर्फ 12 का एग्जाम क्वालिफाई है, वो इंटरव्यू करा करके 12 में साइंटिफिक ऑफिसर है। बहुत सारे एवरेज बच्चे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, हर तरीके का एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा, जिसके एमएससी में 1 साल का गैप था, 2 साल का गैप था, ठीक है, या जो पीएचडी कर रहे थे, वो बच्चे तक वहां सिलेक्टेड है। तो हर बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, आईआईटी से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू, हर जगह हर यूनिवर्सिटी के बच्चे वहां हैं। मतलब तुम जिस फील्ड के हो, ठीक है, जहां से भी तुम बिलोंग करते हो, तुम आज 12 का इंटरव्यू दे रहे हो, तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट पहले से वहां बैठा है, तो ये मत सोचो कि ये बर्डन बनने वाला है कि मैं लोकल कॉलेज से हूँ, या ये मेरा लैंग्वेज है, मेरा रीजन ये है, ठीक है, मेरी एमएससी में अच्छे मार्क्स नहीं है। डज नॉट मैटर, ऑल दैट मैटर इज योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में तुम परफॉर्म कैसे करते हो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है, बस, ठीक है। और ये होप नहीं छोड़नी कि तुम कर सकते हो, ये छोड़ दी तो तुम उसी दिन इंटरव्यू से बाहर हो गए, ठीक है। इसके बाद बात की जाए डॉक्यूमेंट, देखो ये जो चीजें हैं, स्लॉट बुक करना, ट्रेन की टिकट बुक करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, इनको लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, इनके ऊपर कोई भी फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, पहली बात अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट फाइल लेके जाना, जिसके अंदर तुम्हारे बर्थ से लेकर के आज तक के सारे डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। अगर तुम मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से लेकर के टिल डेट तक जितनी तुम्हारी डिग्रियां हैं सारी लेके जाओ, सबकी फोटोकॉपी के 2 सेट लेके जाओ। जो तुम टिकट बुक करोगे ट्रेन के या फ्लाइट के, जैसे भी बुक करो, उनकी फोटोकॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बीआरसी जो है वो तुम्हारा टीए प्रोवाइड करवाता है तुम्हें, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हारे पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। कोविड का सर्टिफिकेट पिछली साल से तो मांगते आ रहे हैं, ठीक है, लेते आ रहे हैं, पर इस बार शायद नहीं लेंगे जितना मुझे लगता है, फिर भी तुम प्रिंट निकाल के उसे भी साथ में ले लेना। और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए वो तुम्हारे पास बीआरसी का मेल आ जाएगा, ठीक है। सारी मार्कशीट, सारी डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए। किसी के पास फाइनल मार्कशीट नहीं है, फाइनल डिग्री नहीं है, तो तुम्हारे पास प्रोविजनल होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एमएससी चल रही है, ठीक है, तो वहां तुमसे एक फॉर्म ले लिया जाएगा जिसपे लिखा लिया जाएगा कि अगर मैं बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट होता हूं तो मैं अपनी डिग्री सबमिट कर दूंगा इस डेट तक, ठीक है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। पर जो डिग्री, जो मार्कशीट तुम्हारे पास है, जो कंप्लीट तुमने कर ली है, वो सब तुम्हारे पास होनी चाहिए। नेट गेट जितने भी तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है वो सारे भी तुम लेके जाओगे, ठीक है। जो सर्टिफिकेट है नेट के गेट के, इनकी एक अच्छी कलर प्रिंट निकलवा के लेमिनेशन करवा ले, ठीक है, वो वहां लेके जाए, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट और तुम्हारे टिकट वगैरह बुक करना, ये सारे काम जब तुम इंटरव्यू स्लॉट बुक कर लो तो उस टाइम तैयार कर लेना सारे करके, ठीक है। उस पर वो ऊपर फालतू सोचना नहीं है, ऐसे जाना है ऐसे जाना नहीं, वही टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट करना, वही टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करना, ताकि बेटर रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। और सिर्फ 35 डेज की बात है, तुमसे 35 डेज के बाद में कोई डिस्कशन नहीं होगा कि तुम 12 का इंटरव्यू कैसे देना नहीं देना। अभी लगाओ, जी जान लगाओ 35 डेज में और सिलेक्शन निकाल के लाओ, ठीक है। इसके बाद बात की जाए हाउ टू प्रिपेयर, इंटरव्यू की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है, ठीक है, वो तुम्हारी हेल्प भी करते हैं। मतलब तुम कोई आंसर देने की ट्राई कर रहे हो और तुम्हें नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है, तो वो तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। पर ये ध्यान रखना वहां पे जाके तुम्हें तुक्के नहीं मारने, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तुमने बेवकूफ बनाने की ट्राई कर रहे हो, ये ट्राई मत करना, ठीक है। भाई वो साइंटिस्ट है, वो अपने फील्ड के बेस्ट है, तभी आज वहां बैठे हैं, ठीक है। तो आंसर नहीं आता डायरेक्टली कहो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, तुम इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, पर तुम्हारी जो टेक्निकल टर्म जितनी भी है सारी की सारी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी होता है कि वहाँ तुम जैसे काफ़ी जो साइंटिस्ट है वहाँ पे बंगाल से हैं, ठीक है, तो वो बंगाली में भी इंटरव्यू ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज की वहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है कि लैंग्वेज ही तुम्हारी हिंदी होनी चाहिए इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। पर ट्राई करो उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप रख लो, टेक्निकल टर्म इंग्लिश में, बाकी तुम जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए सब्जेक्ट कौन से तुम्हें प्रिपेयर करने हैं और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक तुम्हें क्या करना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये चीज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 12 वाले स्टूडेंट के लिए भी और अदर पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। पहली बात इसके अंदर मुझे जब भी लगेगा कि ये टॉपिक और प्रिपेयर होना चाहिए था, ठीक है, वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे और दिमाग में चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। तो पहले इसके अंदर देखो, अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है या तुम अभी पीएचडी में हो या तुम्हारा गैप है, ठीक है, तो इस रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो उन्हें बताओ मत कि तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर बताया है तो बताया है और तुम उस प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंट हो तो फिर उस पर क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें आंसर भी करने पड़ेंगे।
पीएचडी कर रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, तुम पीएचडी छोड़ना क्यों चाहते हो, ठीक है, तुम पीएचडी में किस चीज़ पे काम कर रहे हो, जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उस पर क्वेश्चन उठेंगे। गैप है तुम्हारा, सपोज दैट 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, या तुमने बीएड किया है, तो उनका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन ये होगा तुम्हारा गैप क्यों है, ये गैप था तो इस गैप में तुमने क्या किया, ठीक है। बीएड की है तो तुम तो टीचिंग फील्ड के लिए हो, तुम रिसर्च फील्ड में क्यों आना चाहते हो, ठीक है, रिसर्च फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट ही है तो तुम पीएचडी के लिए क्यों नहीं गए। सारे क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर करके तैयार रखो। उसके बाद तुमसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले के टाइम में क्या था, आज से 2-3 साल पहले बीआरसी के टीचर क्या करते थे, सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट पूछते थे, क्वांटम, सीएमपी और न्यूक्लियर, ऑलमोस्ट इन 3 सब्जेक्ट से काम चल जाता था। उसके बाद ट्रेंड बढ़ता गया, 2 से वो 3 पे आए, 3 से 4 पे आए, और 4 से पिछली बार तो 5-5 सब्जेक्ट तक पूछे गए हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि तुमसे सब्जेक्ट पूछा ही ना जाए, सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे तो भी वो इन्हीं सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे, ठीक है, इन्हीं से मेजर क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं तुम्हें टॉपिक का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है। मतलब पहले टॉपिक जो क्वांटम मैकेनिक्स बताया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम है, इसमें ये टॉपिक बताए हैं तो इसके अंदर भी ये इन टॉपिकों का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूं, क्वांटम, सीएमपी और न्यूक्लियर तुम छोड़ ही नहीं सकते, ध्यान रखना, गलती से भी नहीं छोड़ सकते। बेसिक, ईएमटी, इलेक्ट्रोस्टेट, ईएमटी के अंदर क्या पढ़ना है, ओनली इलेक्ट्रोस्टेट, इन 4 सब्जेक्ट को तुम गलती से भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ना तुम ये कह सकते सर मुझे ये नहीं आता, आना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इसके लिए अल्टरनेट तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 25 to 35 डेज है, तो तुम हर बुक हर टॉपिक बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। तुम्हें लगता है 6 महीने जितना तुमने नेट में पढ़ा था उतना ही तुम और पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते। हाँ, उस 6 महीने वाले को रिवाइज कर लो और थोड़ा बहुत हर टॉपिक से गो थ्रू हो जाओ, उन पे सोच लो थोड़ा, इतना टाइम तुम्हारे पास है, ठीक है। हर एक वीक में एक सब्जेक्ट उठाओगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। सबसे पहले बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स में कौन से टॉपिक में करने हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी, ग्राफ तुम्हें आना ही आना चाहिए, कोई अल्टरनेट नहीं है, चाहे पीएचडी इंटरव्यू हो, चाहे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, चाहे और किसी रिसर्च फील्ड का इंटरव्यू हो, चाहे बारक का इंटरव्यू हो, चाहे कहीं का भी इंटरव्यू हो, तुमसे ग्राफ पूछे जाएंगे। ग्राफ पूछ लेंगे, कोई फंक्शन दे देंगे, इसकी मिनिमा बताओ, इसका मैक्सिमा बताओ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, स्टेबल पॉइंट कहाँ होगा, अनस्टेबल कहाँ होगा, सब पॉइंट तुमसे पूछे जाएंगे। तो ग्राफ तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए, बेसिक जो क्वांटम मैकेनिक्स है तुम्हारी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, और तुम्हारा पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर इनिहिलेशन हो गया, दे ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं आके खत्म हो जाएंगे क्वांटम के अंदर, ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये तुम्हें यूज करनी आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। कम्यूटेशन रिलेशन का फिजिकल मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो कम कराते हैं, उन्हें जाननी है तुमसे फिजिक्स, उन्हें जाननी है तुम्हारी अप्रोच फिजिक्स को लेके, ठीक है। पोटेंशियल प्रॉब्लम के अंदर वो क्या करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 1D 2D है, इनके तुमसे ग्राफ बनवाएंगे कि मतलब मान लो कि जो एनर्जी है तुम्हारी E इज लेस देन पोटेंशियल V से कम है, ठीक है, तो तुम्हारा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, उसका वेव फंक्शन कैसे बन रहा होगा, ठीक है। और 1D 2D है, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये जो दीवारें हैं इनफाइनाइट हो तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर ये थोड़ा कम हो तो क्वांटम क्या कहती है, पार्टिकल कहाँ हो सकता है, ठीक है, कहाँ वो बाउंड होगा, कहाँ वो अनबाउंड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए H एटम, हाइड्रोजन एटम से भी थोड़े थोड़े तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी इसकी थ्योरी आनी चाहिए, बस हाइड्रोजन एटम से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। गॉसियन फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, इसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए। ड्रैग डेल्टा छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट पता होना चाहिए। आइडेंटिकल पार्टिकल ये तुम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हो, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है, कि इसका सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है या एंटी सिमेट्रिक होता है, वो चीज़ें। अब बात की जाए इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तुम्हारे पास, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज 80% काम जो है रिसर्च का वो किस पे है, सीएमपी पे ही है, इसलिए सीएमपी उनका फेवरेट टॉपिक होता ही होता है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लासिकल थ्योरीज की जो डुलोंग पेटेंट ने दी थी वो क्या थी, इसकी आइंस्टाइन ने फिर क्या बताया था, लेटिस वाले कहाँ डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला कहाँ डिपेंड करता है, लो पे, हाई पे, वेरी लो पे, और डिबाई थ्योरी तुम्हारी क्या थी, ठीक है, कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस था, ठीक है, वो सारा तुम्हें पता होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्यों आई, ये क्यों फेल हो गई, ठीक है, कौन सा क्या चीज़ को बता पाया, कौन सा क्या चीज़ को नहीं बता पाया तो कमियां क्या थी, ये सारा। सेमीकंडक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस एंड ब्रिलियंट जोन, इससे पे भी क्वेश्चन बनेगा। रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, ये कौन से स्पेस में काम करती है, रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास डायरेक्ट लैटिस थी, तो
ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, जब तुम्हारे पास डायरेक्ट वेक्टर थे। तो बैंड थ्योरी, इफेक्टिव मास कॉन्सेप्ट, बैंड थ्योरी आएगी, और इसके अंदर भी तुम्हारे पास इफेक्टिव मास कॉन्सेप्ट आएगा। इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। वो नेगेटिव मास इफेक्टिव मास है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो और सुपर कंडक्टर बढ़िया टॉपिक है, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, और इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको तुम आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिज्म पे सारे जो मैग्नेटाइजेशन है, मतलब तुम्हारा पैरा है, फेरो है, एंटी फेरो है, ठीक है, और तुम्हारे पास डाई है, ठीक है। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो तुम्हारे पास एक ग्राफ भी होता है, हिस्टेरिस लूप जिसको तुम बोलते हो, उसके बारे में तुम्हें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक्सआरडी, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता जिसके अंदर एक्सआरडी नहीं आए। एक्सआरडी के बारे में तुम्हें पूछा जाएगा, डिफ्रैक्शन हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, एक्सरे क्यों ली, गामा एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों यूज किया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्यों यूज नहीं किया, ठीक है, या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। और अगर जो तुम्हारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्हें मिल रही है उसका ग्राफ क्या होता है, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या उसको सप्रेस कर दिया जाए क्रिस्टल को, तो उसके इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करूं तो जो लेटिस वाइब्रेशन है वहां से भी क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेटिस वाइब्रेशन के अंदर मेरे से पूछ लिया गया था कि दो मास अलग अलग हैं तो वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछा गया है। उसके अलावा बात कीजिए न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जगह क्या इंपॉर्टेंट है, डिटेक्टर और एसिलेटर, ठीक है, डिटेक्टर और एसिलेटर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा जो बारक है BARC है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो एटम पे ही काम चल रहा है। एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल्स है, सारे जितने भी उनको क्या करना है, एसिलेट करना है, डिटेक्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस तुम्हें पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज पता होना चाहिए, चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है, ठीक है, सैचुरेशन है, ये सब पता होना चाहिए रीजन के साथ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पता होना चाहिए, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले के अंदर कौन सी टर्म कहाँ से आई, कैसे ड्राइव कर सकते हो, सारा तुमसे पूछा जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सेल मॉडल क्या है, ठीक है, सेल मॉडल आ गया तो लिक्विड मॉडल था, फिर सेल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो कमियां थी, वो कमियां क्या थी, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सेल मॉडल ने उन्हें एक्सप्लेन क्यों कर दिया। सेल मॉडल ने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया तो कुछ कमियां सेल मॉडल में भी थी, फिर आया कलेक्टिव मॉडल, तो कलेक्टिव मॉडल क्या था, क्यों आया, क्या कमियां थी सेल मॉडल में, उनको कैसे सोल्व आउट किया कलेक्टिव मॉडल ने। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने वहां बनेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद EMT के अंदर कंडक्टर अच्छे से पढ़ लेना, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन कैसे होती है, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है या नहीं है, इसके अंदर चार्ज दे दिया जाए तो कहाँ होगा, कैविटी कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सारे पढ़ने हैं। इमेज मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, पोटेंशियल पे भी क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। पोटेंशियल तुम्हें बाउंड्री कंडीशन लगा के तुम्हारी लाप्लास इक्वेशन होती है एक, और एक साइड दूसरी एक और होती है, ठीक है, पॉइजन होती है, ठीक है। दोनों इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशन लगा के तुम पोटेंशियल कैसे फाउंड आउट करते हो, ये भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैक्सवेल इक्वेशन, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को तुम्हें कहा जाएगा कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी। और जनरल EMT के अंदर लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे मूव करेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। मैथमेटिकल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे ग्राफ कोई गई, क्वांटम में मान लो, चाहे इसमें मान लो, पर ग्राफ इंपॉर्टेंट है। LT और FT, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनके फिजिकल मीनिंग क्या है, इनकी जरूरत ही हमें क्यों है। कॉम्प्लेक्स के अंदर तुमसे पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन दे दिया जाएगा, कोई इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है, उसको सोल्व करो। उसको अगर तुम कॉम्प्लेक्स से सही सोल्व करना स्टार्ट करोगे, वो कह देंगे सही है, ठीक है, तुम्हारी अप्रोच सही है। अगर तुम अपने अलग तरीके लगाओगे तो वो तुम्हें वहीं रोक लेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का यूज क्यों नहीं किया, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स का यूज ही क्या है। जहां तुम रुक जाओगे वहां वो तुम्हें हिंट देंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बारक का इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू होता है, 1 से सवा घंटे तक तुम्हारा इंटरव्यू आराम से चलता है, ठीक है, और काफी स्पोर्टिव इंटरव्यू होता है, काफी अच्छा नेचर होता है इंटरव्यू का वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट इंटरव्यू लेंगे, नहीं आई चले जाओ, नहीं आता कुछ भी, तब भी वो तुम पे 40 से 50 मिनट लगाएंगे ही लगाएंगे। एटॉमिक एंड मोलिकुलर की बात की जाए तो इसके अंदर तुम्हारे पास H एटम के अंदर जिमान इफेक्ट और स्टारिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे का जनरेट तुम कैसे कर सकते हो, एक्सरे यूज कैसे कर सकते हो। लेजर के बारे में बहुत थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो थर्मो एंड स्टेट के अंदर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें आना चाहिए, कि तुम्हारे पास बोसॉन्स है, फर्मियोन है, या फिर मोलिक्यूल्स है गैस के डायरेक्ट, उनको तुम लेवल सिस्टम में कैसे फिलअप करोगे। 3 एनर्जी लेवल्स है, E1 E2 E3, इनमें कैसे स्प्लिट करोगे, डीजेनेसी क्या होती है, तुम्हारे पास एंसेंबल क्या क्या होते हैं, और एंसेंबल के अंदर
तुम्हारे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती है, क्या क्या यूज होते हैं। पार्टीशन फंक्शन बनाना तुम्हें पूछा जा सकता है, उससे एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। स्टेट में यही पूछा जाएगा। थर्मो की बात की जाए तो यहाँ तुम्हारे पास जो मैक्सवेल के वेलोसिटी स्पीड वाले वो ग्राफ होते हैं ना, वेलोसिटी वाला, स्पीड वाला, मैक्स प्रोबल वाला, एनर्जी वाला, वो ग्राफ यहाँ से तुम्हें थर्मो के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ होता है वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद बात की जाए क्लासिकल के अंदर दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो हैमिल्टन लैग्रांजियन, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, पर फेज डायग्राम, फेज स्पेस जो ट्रेजेक्ट्री है तुम्हारी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पोटेंशियल का ग्राफ देंगे, उससे उसका ग्राफ बनवाएंगे, फिर कहेंगे इसकी फेस ट्रेजेक्ट्री और ड्रा कर दो। ये क्वेश्चन तुमसे प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से वहाँ कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि कंसिडरेशन यही रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना नहीं पूछा जाता। मुझे ऐसा कैंडिडेट आज तक नहीं मिला जिससे इंजीनियरिंग तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ पूछा गया हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने 2 बार अब तक 12 का इंटरव्यू दिया है। इशू क्या रहते थे मेरे साथ जो आपके साथ नहीं रहना चाहिए। पहली बात, मैंने 12 के जो दोनों इंटरव्यू दिए थे वो मेरी लाइफ के फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू थे। ठीक है, पहला मैंने एमएससी के अंदर दिया था, दूसरा एमएससी के जस्ट बाद दिया था। ठीक है, दोनों इंटरव्यू मेरे जस्ट एमएससी के ड्यूरिंग ही थे, तो वहाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ना मेरे पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो मेरे अच्छे नहीं हुए थे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल जीरो, एक्सपीरियंस इंटरव्यू का बिल्कुल नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यू दिए, मॉक सेशन की प्रैक्टिस की, तो फिर इंटरव्यू पीएचडी के निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अगर तुम्हें मौका मिलता है, अब मैं यहाँ से थोड़े पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करूँ कि क्या क्या गलतियाँ तुम ना करो जो मैंने करी थी। तो तुम्हें मौका मिलता है फिलहाल इंटरव्यू देने का, अपने नज़दीक की पीएचडी इंस्टीट्यूट तुम्हारे कोई हो या ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हो, ठीक है, वहाँ तुम इंटरव्यू दो, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस रियल ही होता है और मॉक ही होता है। ठीक है, तो पीएचडी इंटरव्यू देने की ट्राई करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक 5 से 7 दिन लग जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पीएचडी इंटरव्यू दे के आने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो वहाँ इंटरव्यू तुम दे सकते हो। प्रिपरेशन 12 के हिसाब से ही करनी है, बीआरसी के हिसाब से ही करनी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, होप एंड तक नहीं छोड़नी कि सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम क्या देखोगे, इंटरव्यू जब हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तुम देखोगे तुम्हारा दोस्त सिलेक्ट हो चुका है जिसकी प्रिपरेशन तुम्हारे जैसी थी या तुमसे कम थी। फिर तुम्हें लगेगा यार इसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता था, पर वो तुम्हें उस टाइम नहीं सोचना है, वो अभी सोचना है। अभी सोच के अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं की पॉइंट क्या रहेंगे कि जो मैंने अब तक तुम्हें बताया, तो उसमें से तुम्हें क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। पहला, ईच डे शुड बी योर मास्टरपीस। प्रत्येक दिन में पूरी जी जान लगा के अपनी तैयारी करो, 7 से 8 घंटे पढ़ो। उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मतलब खुद से क्वेश्चन पूछो, उस पर सोचो। ठीक है, मॉक सेशन की प्रैक्टिस करो। मॉक सेशन जरूरी नहीं हर बार टीचर अवेलेबल होगा, फ्रेंड सर्कल बनाओ अपना। काफ़ी सारे बच्चों ने बीआरसी क्वालिफाई किया है। ठीक है, मतलब वो टैलेंटेड तो हैं, तो उनके साथ भी मॉक सेशन डिस्कस कर सकते हो कि इसका आंसर तू बता, मेरे तरीके से ये होगा, तुम बताओ तो ये होगा। ये चीज़ें सोच सकते हो। नॉट डाउट योरसेल्फ, खुद पे डाउट नहीं करना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डाउट दिमाग में रहेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा। होप छोड़ दी कि मेरा तो नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जब तुम मानोगे तब बाकी लोग मानेंगे। ठीक है, डोंट गिव मच टाइम टू अननेसेसरी थिंग। बहुत फालतू चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। डॉक्यूमेंट तैयार करने पे, ट्रेन की टिकट बुक करने पे, कट ऑफ एनालिसिस करने पे, ठीक है, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। स्टडी एंड थिंक, करना क्या है, पढ़ो, उस पर सोचो, मॉक सेशन दो, बस ये रूटीन तुम्हारा अगले 35 दिन तक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करूं बुक्स कौन सी हो सकती है। बुक्स, ये जो बुक का कलेक्शन है मैंने मुकेश सर से डिस्कस करने के बाद बनाया है। ठीक है, कि जो मुझे लगता था और मुकेश सर को लगता था, या फिर हमें अब तक जितना नॉलेज है, जितने इंटरव्यू के बेसिस पे हमने तुम्हें ये कलेक्शन दिया है। ठीक है, पहली बुक इसके अंदर रहेगी ऑर्थर बाइजर, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ऑर्थर बाइजर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आराम से 1 वीक में खत्म की जा सकती है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। नोट्स बनाना तो बुक के अंदर ही हाईलाइटर लो, उससे ही नोट्स बना दो। ठीक है, बुक्स की हार्ड कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी पढ़ोगे कहाँ से क्या पढ़ा था भूल जाओगे। हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसमें हाईलाइट कर लो, जहाँ नया पॉइंट ऐड करना है ऐड कर लो। ऑर्थर बाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंटरव्यू। ये पढ़नी तो एमएससी में ही चाहिए, पर एमएससी में हम नहीं पढ़ते, तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, इसको तैयार करो। 6th एडिशन हो चाहे इसका कोई दिक्कत नहीं है, या उससे ऊपर वाला हो, मतलब 7th हो, इससे लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी है। बेसिक क्वांटम के लिए बाइजर ही फॉलो करनी है। बाइजर के अंदर क्वांटम के काफ़ी चैप्टर हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सीएमपी के लिए तुम पूरी एंड बब्बर फॉलो कर सकते हो, छोटी छोटी बुक है, एक बुक रिपीट ज़्यादा करनी है, उस पर सोचना ज़्यादा है।
न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए SB पटेल फॉलो कर सकते हो, न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए SB पटेल फॉलो कर सकते हो। ED और अदर के लिए तुम नोट्स फॉलो कर सकते हो अपने, कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अदर के लिए तुम ग्रेजुएशन की बुक, अदर क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन बुक फॉलो कर सकते हो। राजस्थान से कोई है तो मैं सजेस्ट करूंगा CBH की बुक देख लो, ठीक है, न्यूक्लियर की भी और तुम्हारी CMP की भी और तुम्हारी क्वांटम की भी, काफ़ी अच्छी बुक है CMP और तुम्हारी CBH की बुक, ठीक है। तुम्हें लगेगा ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक है तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा एक दोस्त है जिसने सिर्फ CBH से प्रिपेयर किया था, ठीक है, और आज वो साइंटिफिक ऑफिसर है, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तुम्हें ना वो जूस निकाल के दिया हुआ है, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के, काफ़ी चीज़ें एनालाइज करके तुम्हें वो बुक्स बना के दी गई है, तो वो प्योर नोट्स टाइप है, तो तुम CBH की बुक भी फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना टॉपिक यही प्रिपेयर करने हैं, इनसे बाहर कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। ऐसे रिलेटेड डायरेक्टर वगैरह या कोई तुम्हें स्पेसिफिक टॉपिक हो वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ से तुम देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है, मतलब तुम इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे तो वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे पर्सनल नोट्स थे, ठीक है, जो मैंने अपने हाथों से लिख के जो नोट्स बनाए थे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एटलीस्ट कम से कम 6 महीने इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो 2 नोटबुक है और उसके अंदर ऑलमोस्ट तुम्हारे 400 पेजेस है, ठीक है। ये नोटबुक तुम्हें फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, वहाँ मिल जाएंगे, तुम्हें वो कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स से तुम चीज़ें देख सकते हो, मैं ऑडियो भी डाल दूंगा उन नोट्स का तुम्हें यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर बहुत सारे कलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जब प्रिपेयर किया करता था तो मैंने चीज़ें कैसे करी थी वो सारी उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो तुम उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो बस इतना ही टॉपिक पॉइंट है इसके अंदर, इसको अगर मैं कलेक्टिव वे में तुम्हें बताने की ट्राई करूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा ये और बताता हूँ कि 12 के अंदर अब प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। अब आगे प्रोसेस क्या होगा, अभी क्या प्रोसेस चलेगा, देखो अभी तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तुम्हारे पास मेल आएगी, डॉक्यूमेंट लिखे हुए होंगे, वो डॉक्यूमेंट तुम्हें सारे तैयार करने हैं। अभी स्लॉट बुक होना स्टार्ट होंगे, स्लॉट बुक करो, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना, आराम से टिकट वगैरह बुक करो, उनके प्रिंट वगैरह निकाल के डॉक्यूमेंट तैयार करके रख दो, रख दिया, अब आराम से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहो। जिस दिन इंटरव्यू तुम्हारा होगा उससे एक दिन पहले तक वहाँ पे पहुँच जाना, जब जाओगे वहाँ तुम्हें अकोमोडेशन मिलेगी, जो मेन गेट होगा अणुशक्ति नगर का, मुंबई अणुशक्ति नगर, वहाँ तुम जाके अपना एंट्री पास दिखाओगे, अपना कॉल लेटर दिखाओगे ईमेल वाला, ठीक है, तो वो तुम्हें एंट्री दे देंगे। वहाँ जाके तुम्हारे लिए कैंटीन की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, ठीक है, अकोमोडेशन तुम्हें मिलेगा। 400 रुपये पर डे का, पर हेड का चार्ज होता था वहाँ पे, ऐसा कुछ है, ठीक है। BRC आराम से घूमो फिरो, फिर आराम से इंटरव्यू दे के आओ, फिर आराम से BRC फिर घूमो और फिर बाहर जाके मुंबई घूमो, ठीक है। इंटरव्यू से पहले घूमने का कोई सेंस नहीं है, इंटरव्यू के बाद घूमना आराम से, इंटरव्यू जैसा भी हो आराम से बढ़िया से घूमना। अभी 35 दिन मेहनत कर लो, उसके बाद आराम से उधर जाके चिल करना, घूम लेना, ठीक है। और बात की जाए तुम्हें पहले क्या होगा, मतलब जिस दिन भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा तुम्हें एक हॉल में ले जाया जाएगा, ठीक है, एक हॉल होगा, उस हॉल के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स बैठे होंगे, ठीक है, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे, मैकेनिकल के भी होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, सब के होंगे, ठीक है। अब उनसे तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद तुम्हें अलग अलग इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में जैसे ही भेजा जाएगा वहाँ पे काफ़ी टीचर्स अवेलेबल होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि आपका इस कमेटी में जाना है, आपको इस कमेटी में जाना है, आपको इस कमेटी में जाना है। वहाँ 3 कमेटी होती है, वो 3 कमेटी के अंदर एक एक तो हेड होते हैं, बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो तुम्हें मार्क्स देंगे और उन मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी और उस बेसिस पे तुम्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट उन्हीं से बनेगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू मार्क्स पे ही तुम्हारी फाइनल मेरिट बनेगी, इसके अलावा कोई भी मार्क्स तुम्हारे ऐड नहीं होंगे, ना तुम्हारी डिग्री के, ना तुम्हारे रिटर्न के, ना तुम्हारे गेट स्कोर के, ना तुम्हारे JR के, कुछ भी नहीं। ऑल दैट मैटर इज योर इंटरव्यू सिर्फ। और इंटरव्यू में क्या अप्रोच, ठीक है, वहां जब वेटिंग एरिया जो तुम्हारा होगा ना, वेटिंग एरिया जब होगा, जब तुम वहां जाके बैठोगे, तुम्हारा नंबर आने वाला होगा, तुम्हारी हार्ट बीट तेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तुम घबराने लग जाओगे। उस टाइम खुद को संभाल के रखना है, उस टाइम तुमने खुद को संभाल के रख लिया, अपनी मेंटल स्टेट सही रख ली, इंटरव्यू में जाके 60 से 70% आंसर सही दे दिए, 1 घंटे से तुम्हारा इंटरव्यू पर चला, श्योर शॉट तुम सेलेक्ट होके आओगे, कोई डाउट नहीं। और इंटरव्यू निकाला जा सकता है, किसी भी तरीके के केस की बात कर लो, बंदे IIT से हैं या फिर DU से हैं या फिर CU से हैं या लोकल कॉलेज से हैं, ठीक है, या फिर गैप है काफ़ी, या फिर PhD से हैं, सब तरीके के लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भरम तुम्हें नहीं पालने, मेरा सेकंड टाइम जा रहा हूँ मैं इंटरव्यू देने तो नहीं होगा, थर्ड टाइम जा रहा हूँ तो नहीं होगा, मेरी MSc कंप्लीट नहीं है तो नहीं होगा, JRF नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा वहाँ जाके सिलेक्शन ले सकता है, कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब तुम देखोगे तो काफ़ी सारे बच्चे तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ऐसे ही केस थे और सिलेक्ट होके आए हैं,
ठीक है। मैं बात करूं बीआरसी के रिजल्ट की, तो बीआरसी रिटर्न रिजल्ट फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा रहा है। 25+ स्टूडेंट ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। और होपफुली इनसे काफ़ी लोग साइंटिफिक ऑफिसर बन के भी आगे निकलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करो, बुक्स तुम्हें बता दी है। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारी जो ड्रेसेस हैं वो फॉर्मल होनी चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। जिसके पास फॉर्मल है वो फॉर्मल पहन के जाओ, फॉर्मल नहीं है तो जो नॉर्मल कपड़े तुम पहनते हो, ठीक है, पहन के जाओ। बस बहुत ज़्यादा भद्दे कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं तुम कुर्ते पजामे पहन के चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ड्रेस, लाइक लड़कियां हैं तो सलवार सूट जिसको तुम बोलते हो वो पहन सकते हो, ठीक है, सिंपल कपड़े पहन सकते हो। लड़के हैं तो सिंपल पैंट, सिंपल शर्ट या फिर जीन्स शर्ट तुम पहन सकते हो। टी शर्ट पहन के नहीं जाना, ठीक है, ये इतनी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। शूज़ तुम्हारे प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, सैंडल में नहीं जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों को पैनिक नहीं होना लेकर के, सिर्फ एक चीज़ मैटर कर रही है अभी 35 दिन में तुम नेक्स्ट 35 डेज के अंदर कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब थोड़ी चीज़ें जाएगी ज़िंदगी से तभी उसके आगे की चीज़ें आएगी, ठीक है। तो तुम्हारे सामने अभी नेट का एग्जाम है तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेना, ठीक है। पर अभी आराम से तुम जिनका पीएचडी का इंटरव्यू हो पीएचडी इंटरव्यू पे फोकस करो, जिनका तुम्हारा नेट का एग्जाम हो नेट का एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। और बाकी तुम्हें किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस की जरूरत हो, ठीक है, कोई भी तुम्हें अदर चीज़ें पूछनी हो तो तुम इंस्टीट्यूट के व्हाट्सअप नंबर ये हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ये विजिट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल अपना फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट है ही, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो इंटरव्यू के नोट्स होंगे, ठीक है, वो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है अपना टेलीग्राम का, ठीक है, फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट नाम से है, ठीक है, उस पर मैं अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप वो नोट्स देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नोट करने वाले पॉइंट कुछ बचे नहीं है, ठीक है, सारा ही मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखें टीए तुम्हें मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा तुम्हें 3rd क्लास एसी का, 3rd एसी का तुम्हें टीए मिलेगा, ठीक है, चाहे बस हो या तुम्हारी ट्रेन हो, शॉर्टेस्ट रूट का तुम्हें टीए मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस इसके अंदर इतनी ही चीज़ें थी, इसके अलावा कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता डिस्कस करने वाला रह गया है। इसके अलावा भी तुम्हें मुझे और कुछ याद आएगा 12 के इंटरव्यू से रिलेटेड, मैं कमेंट के अंदर डाल दूंगा, वो इस वीडियो के नीचे लिंक में जो कमेंट होते हैं वहाँ डाल दूंगा। आप भी कोई क्वेरी हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है मैंने बीआरसी ओसीएस को मोटा मोटी कवर कर दिया है, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। मेरा कंप्लीट जो एक्सपीरियंस था पिछले 2 साल का जो एक्सपीरियंस था, और मुकेश सर के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, और जितने दोस्तों को मैं जानता हूँ, जितने मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जो लोग बीआरसी के अंदर है, उनसे भी डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, कि क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, क्या कैसे होता है, वो मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर कंक्लूड करके दे दिया है, ठीक है। टॉपिक इनसे बाहर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें अगर नेट की टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो, ठीक है, तुम वेबसाइट अपनी फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट या फिर अपना ऐप जो है फिजिक्स तड़का, वहाँ से परचेज कर सकते हो। आरपीसी स्कूल लेक्चर का बैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, आरपीसी पीजीटी फिजिक्स उसका बैच ज्वाइन करना हो तुम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आरपीएससी या फिर अदर ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच ज्वाइन करना हो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर पर नेट का बैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, कंबाइन वो ज्वाइन कर सकते हो। नेट का बैच ज्वाइन करना हो वो भी चल रहा है, सारे बैचेज अभी चल रहे हैं, तो तुम इनके लिए अपनी वेबसाइट और ऐप विजिट कर सकते हो, ठीक है। डेमो लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पे भर भर के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इस वीडियो को एंड करते हैं। बीआरसी ओसीएस 2023 का जो वीडियो है यहीं मैं कंक्लूड करता हूँ, और होपफुली तुमने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू भी तुम क्वालिफाई करोगे, और आज से तुम 2 महीने बाद बारक में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर रहे होगे। 11 महीने की तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद तुम्हें कंप्लीट पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। इंदौर सेंटर है, कलपक्कम सेंटर है, मुंबई सेंटर है, ठीक है, उन पे तुम्हें पोस्टिंग मिल जाती है। 2 चीज़ ध्यान रखना, पहली बात तुमसे प्रीफरेंस भरवाई जाएगी कि मुंबई में तुम रहना चाहोगे, मतलब मुंबई में तुम चाहोगे ट्रेनिंग करना, या इंदौर में ट्रेनिंग करना चाहोगे, या कलपक्कम में ट्रेनिंग करना चाहोगे। जहां तुम जाओगे मोस्ट ऑफ चांसेस यही है कि तुम्हारी पोस्टिंग भी फाइनल पोस्टिंग वहीं होगी, ठीक है। और सैलरी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में ये 55 रहती है 11 महीने के लिए, उसके बाद ये बढ़ के 95 हो जाती है, उसमें थोड़ा बहुत कटा के तुम्हें 85 इन हैंड मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से अपना प्रिपेयर करें, और साइंटिफिक ऑफिसर बनने के बाद
इस वीडियो पे जरूर आके कमेंट करें कि सर ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी या नहीं रही थी। ठीक है, इसके अलावा और तुम्हें कोई भी जानकारी, कोई नॉलेज की जरूरत हो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बाय।